क्वेश्चन नंबर 30, इसमें देखिए हमसे जो है कहता है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट किसका है। ठीक है, सबसे पहला नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में इस तरह से एक साइक्लोब्यूटेन है और साइक्लोब्यूटेन के इस वाले पोजीशन पर यहाँ पर देखिए ऊपर के तरफ जो है ना आपको OH खींचना है और यहाँ पर भी ऊपर के तरफ ही OH है। तो गौर से आप अगर सोचिए इसके बारे में तो डाइपोल जो होगा वो OH के तरफ ही होगा, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिव जो है कार्बन और ऑक्सीजन में ये है और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जो है ऑक्सीजन के तरफ ही डाइपोल होना है। ठीक है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस तरह इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों का दोनों जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो प्लेन से ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है, क्योंकि ये जीरो तब होता जब एक में तो ऊपर जाता और दूसरे में जो है इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। चलिए इसमें बात करते हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर है, ठीक है, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर और इधर। तो यहाँ पर जो है जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार से तीन वेक्टर जो है 120 डिग्री पर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको पता है कि ऐसी स्थिति में इसका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ऐसे यहाँ पर देखिए sp3 कार्बन है और सारे में आपको पता होगा CCl4 के बारे में। तो CCl4 जैसा ही सिचुएशन है और CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो है। इसमें देखिए सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है इस नाइट्रोजन के तरफ होगा और ये नाइट्रोजन के हिसाब से इधर फ्लो होगा। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इसका जीरो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हीट ऑफ कंबशन के बारे में मैंने आपको अभी तक दो स्टेटमेंट दिया। एक तो दिया मैंने कि नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पर। ठीक है, स्टेबिलिटी पर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा ना, ठीक है, तो इसमें देखिए सब में कार्बन की संख्या बराबर है। कैसे, देखिए सब में रिंग में 6 कार्बन, ऊपर में CH3 लगा हुआ है, CH3 सब में सेम है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए ना तो हम लोग फिर स्टेबिलिटी के ऑर्डर पर आएंगे। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप गौर से देखिए तो इन सब में सबसे कम स्टेबल जो है वो बी है। ठीक है, सबसे कम स्टेबल जो है वो बी है। क्यों, क्योंकि आप साइक्लोहेक्सेन के बारे में सोचिए। ठीक है, और उसमें देखिए ये जो CH3 और ये देखिए ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये टर्सरी है, 1 2 3 इस तरह से 3 CH3 ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। तो चूंकि ये तीनों के तीनों जो है साइक्लोहेक्सेन रिंग में प्लेन से ऊपर की ओर होंगे तो ये सब एक दूसरे में क्या करेंगे ना, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, SIR के कारण जो है ये स्ट्रक्चर जो है हाईली अनस्टेबल होगा। कहने का मतलब इन सब में सबसे कम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो ये जो बड़ा ग्रुप है इस बड़े ग्रुप को आप क्या कीजिए, ऊपर रख लीजिए या नीचे कर दीजिए और बाकी ये जो दो छोटे छोटे ग्रुप हैं इनको प्लेन के नीचे भेज दीजिए, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए बड़ा वाला जो ग्रुप है इसको प्लेन के ऊपर रख लिया और ये जो दो छोटे छोटे ग्रुप हैं इनको नीचे भेज दिया, प्लेन के नीचे। ऐसा करने से क्या हो गया, इन दोनों ग्रुप के बीच में जो है रिपल्सन बिल्कुल मिनिमम हो गया। जबकि डी में क्या हो रहा है, तो देखिए ये तो यहाँ पर नीचे चला गया, लेकिन यहाँ पर जो है चूंकि ये sp3 आयोडाइज्ड है तो sp3 के कारण एक इधर और एक इधर भी होगा ग्रुप, है ना भाई, 3 CH3 ग्रुप यहाँ पर लगे हुए और ये जो है प्लेन के ऊपर में है। तो यहाँ पर भी SIR आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तो देखने को मिलेगा ही, यहाँ तो देखिए पड़ोस में ही देखने को मिलेगा SIR। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आपको SIR बिल्कुल मिनिमम देखने को मिलेगा। SIR तो होगा ही लेकिन बिल्कुल मिनिमम होगा और चूंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो हम बोलेंगे कि स्टेबिलिटी जो है इन सब में सी का सबसे ज़्यादा है। और जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी
हीट ऑफ कंबसन उसका सबसे कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं चूंकि स्टेबिलिटी जो है C का सबसे ज़्यादा है तो हीट ऑफ कंबसन जो है C का सबसे कम होगा। तो हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कंबसन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? C हो जाएगा। और ज़्यादा हीट ऑफ कंबसन, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबसन अगर हमसे पूछता तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होता। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। देखिए फिर से वैसे ही बोला है हीट ऑफ कंबसन। तो हीट ऑफ कंबसन पर आप सारे छोटे छोटे पॉइंट आप लिखते जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको हीट ऑफ कंबसन के बारे में बताया कि पहला नंबर तो अगर कार्बन की संख्या ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ कार्बन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा है कि अगर वो स्टेबल है, कंपाउंड स्टेबल है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका हीट ऑफ कंबसन क्या होगा? कम होगा। कारण क्योंकि जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए हीट ऑफ कंबसन क्या है, जैसे कोई भी एक कार्बन हाइड्रोकार्बन ले लिया, अब उसको जब हम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो ऑक्सीजन में जलाने के बाद फिर हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक प्रकार से आप सोचिए कि इस हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये रिएक्टेंट में ही ज़्यादा स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट के रूप में क्यों बदलना चाहेगा? और अगर ये रिएक्टेंट के रूप में स्टेबिलिटी इसकी कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोडक्ट के रूप में इसको जो कुछ भी मिल रहा होगा, है ना, ये प्रोडक्ट में बदलना चाहेगा। तो यही कारण है कि अगर रिएक्टेंट जो है ज़्यादा स्टेबल है ना, तो वो प्रोडक्ट में कम से कम बदलने का कोशिश करेगा, ठीक है। और कम से कम बदलने का कोशिश करेगा तो हीट ऑफ कंबसन भी कम होगा, कम CO2 मिलेगा, ठीक है। ये लॉजिक है इसके पीछे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहला नंबर तो देखिए गौर से, सब में 6 ही कार्बन है, तो इसका हम लोग आपका पहला वाला फंडा तो हो गया फेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी में देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें 3, क्यों? साइक्लोहेक्सेन है, किसी भी टाइप का एंगल स्ट्रेन इसमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अगर फिर इन सब में बात किया जाए तो एंगल स्ट्रेंथ फिर सबसे कम जो है हमें 1 में दिखेगा। अब देखिए 2 और 4 में अगर गौर से देखिए तो दोनों का स्ट्रक्चर एक ही है और दोनों में एंगल स्ट्रेन भी बराबर है, लेकिन चूंकि इसमें दोनों CH3 ग्रुप जो है ना प्लेन के ऊपर ही है, दोनों CH3 ग्रुप कहाँ पर है? प्लेन के ऊपर है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, तो चूंकि एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे रहे तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है मिनिमम होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा तो इसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो 4 में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 2 के रिस्पेक्ट में। तो बताओ हीट ऑफ कंबसन के बारे में क्या ख्याल है? 2 का सबसे ज़्यादा, फिर 4 का, फिर 1 का और फिर 3 का, तो 2 4 1 3 हो जाएगा, तो C इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। कहता है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ pK वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू ऑफ, हम जानते हैं कि Ka जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के, ठीक है। तो Ka लोएस्ट होना चाहिए, pKa लोएस्ट होना चाहिए, इसका मतलब Ka सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और Ka सबसे ज़्यादा होना चाहिए मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और हम जानते हैं कि K वैल्यू जो है डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पर। किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पर। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे हाइड्रोजन निकालना है। तो देखिए हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पर ये कार्बन आयन बना, यहाँ पर भी ये कार्बन आयन बना, और यहाँ पर भी ये कार्बन आयन बना, और यहाँ पर भी ये कार्बन आयन बन गया, ठीक है। अब गौर से देखिए इन चारों को, तो इन चारों में जो D ऑप्शन है, ये D पूरा का पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चों? प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्यों? देखिए सबसे पहला नंबर तो कार्बन आयन है, चूंकि इसका फिनाइल के साथ जो है रेजोनेंस, तीनों फिनाइल के साथ रेजोनेंस हो रहा है ना। तो जैसे ही कोई कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन किसी के साथ रेजोनेंस करता है तो ये बात तो बिल्कुल तय हो जाता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है, ये भी sp2 है, ठीक। अब चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम प्लेनर है तो ये वाला जो कार्बन आयन है
ये जो कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन क्या करेगा, इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, इसके साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। समझ गए बात को। जबकि यहाँ पर क्या होगा, मतलब इन सब में कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर डी में जो है ना सबसे ज़्यादा RS आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चूंकि इसके पास सबसे ज़्यादा RS होगा तो इसका मतलब इसका कार्बन आयन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसका कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसका मतलब इसका K वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो Ka वैल्यू इसका सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब Pk वैल्यू क्या होगा, इसी का सबसे कम होगा। तो कहता है लोएस्ट Pk वैल्यू बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ए क्यों नहीं, भाई डी तो ए क्यों नहीं। तो ए में थोड़ा सा एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है कि सोचिए, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये कार्बन आयन बना, ये sp2 बना, तो sp2 के साथ जो है ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, इस तरह से। ठीक है, रेजोनेंस करेगा। और उस समय ये देखिए पूरा का पूरा रिंग जो है ना, ये क्या है, ये पूरा का पूरा रिंग जो है एक प्लेनर सिस्टम है। तो ये प्लेनर सिस्टम जो है ना, इस वाले जैसे ये प्लेन ऑफ पेपर जो है, इस प्लेन ऑफ पेपर पर भी हो सकता है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। नहीं समझे बात को, प्लेन के परपेंडिकुलर भी होकर भी ये प्लेनर हो सकता है। ठीक है, कैसे, तो ये वाला कार्बन जो है ये थोड़ा 3D टाइप से स्ट्रक्चर है। मतलब ये कार्बन जैसे आप मान लीजिए कि इसी प्लेन में है और इसको जो है इस वाले रिंग को आप 90 डिग्री से घुमा दीजिए, तो ये वाला कार्बन जो है ना आपको इसी प्लेन पर ही दिख जाएगा, लेकिन ये वाला जो है पूरा रिंग जो है इसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है। और चूंकि ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो फिर इसके साथ ये रेजोनेंस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो पैरेलल p ऑर्बिटल में बनता है। जबकि कहने का मतलब जो लॉजिक मैंने यहाँ पर बताया ना उसकी एक संभावना है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में पूरा का पूरा सिस्टम ही देखिए एक दूसरे से बॉन्डेड है। बॉन्डेड है इसका मतलब ये हिल नहीं सकता है, और हिल नहीं सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा सिस्टम प्लेनर ही रहेगा। इसके पास ज़्यादा RS होंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।